नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा धाम की श्रृंखला का 14वां चैप्टर, जिसका टॉपिक है मध्य प्रदेश में वन संसाधन। अगर इस टॉपिक की बात की जाए एग्ज़ाम के नज़रिए से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही आसान भी है। इसको अगर एक बार समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आप रटने पे जाएंगे तो आप कभी याद कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं अपने पहले लेक्चर में बोल ही चुका हूँ कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझ लें तो बहुत आसान है, अदरवाइज ये बहुत परेशान करेगा आपको। तो वन क्या होता है, देखो कैसे वनों की प्रकृति होती है, वनों का स्वभाव होता है, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उनमें से कुछ चीज़ों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो होता है सॉयल होता है, मिट्टी, ठीक है। फिर होता है लेटीट्यूड, लेटीट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमारा कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा कैसे निकलेगी, कैंसर लाइन, ठीक है, कर्क रेखा। और फिर इक्वेटर से दूरी कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। एल्टीट्यूड क्या है, ऊंचाई कितनी है, उधर का पठारी इलाका है, मिट्टी कौन सी, इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। उधर पे बारिश कैसी होती है, इनसे फ़र्क पड़ता है कि वन कैसे बनेंगे। अगर हम आपसे बोले कि पश्चिमी राजस्थान में क्या सदाबहार रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं, तो आपका जवाब आएगा नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट होने के लिए कुछ ज़रूरतें होती होंगी ना, कुछ आवश्यक चीज़ें होती होंगी जो पश्चिमी राजस्थान में आपको नहीं मिलेंगी। तो वो फॉरेस्ट वहाँ पे नहीं ग्रोथ कर सकते, ठीक है, ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपसे बोलें क्या कांटेदार पेड़ पश्चिमी घाट पे हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कांटेदार पेड़ होने के लिए क्या होना चाहिए, पानी की कमी होना चाहिए। अगर पानी आप उनको दोगे तो क्या होगा, पेड़ अच्छा हरा भरा होगा, हष्ट पुष्ट होगा, तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट बन जाएगा। तो कांटेदार नहीं रहेगा, तो ऐसे पेड़ जो कांटेदार होते हैं वो होंगे ही नहीं पश्चिमी घाट पे। तो इन्हीं के बारे में हम अच्छे से समझेंगे, आज अच्छे से समझेंगे और चर्चा करेंगे। तो क्या होता है कि जो वनों की प्रकृति होती है वो डिपेंड करती है कई सारी चीज़ों पे, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। अगर बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होगी मध्य प्रदेश में, तो सबसे पहले वर्षा कहाँ पे होगी, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में। तो मध्य प्रदेश के अगर पूर्वी हिस्से में वर्षा होगी तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ज़्यादा पानी आएगा। ज़्यादा पानी आएगा तो यहाँ पे जो पेड़ रहेंगे वो कौन से रहेंगे, तो यहाँ के पेड़ पत्तियाँ झड़ाएंगे कि नहीं झड़ाएंगे, यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ झड़ेंगी कि नहीं झड़ेंगी, तो जी हाँ झड़ेंगी, लेकिन कितनी झड़ेंगी, कम झड़ेंगी। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, यहाँ पे पानी की कमियाँ। तो क्या होगा, जैसे ही बसंत ऋतु आएंगी तो इस इलाके की पेड़ों की पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, तो यहाँ पे पत्तियों की झड़ने की जो मात्रा है अधिक हो जाती है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। यहाँ पे वर्षा जो रहती है 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस क्षेत्र में क्या होगा, हमारे जो वन का स्वभाव रहेगा, वनों की जो प्रकृति रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, झाड़ियाँ होंगी आपके यहाँ। कौन से वन मिलेंगे यहाँ पे, कटीले वन मिलेंगे। ऐसे वन मिलेंगे जो जिनमें पत्तियाँ छोटी छोटी होती हों, कम होती हों, तो ऐसे वन यहाँ इधर पे अधिक मात्रा में मिलेंगे। और यहाँ पे जो वन मिलेंगे उनमें क्या पत्तियाँ बड़ी बड़ी होंगी, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होंगी, और पत्तियाँ पेड़ जो है ना जल्दी पत्तियाँ गिराएंगे नहीं, ठीक है। तो ये वर्षा से एसोसिएट हो गए वन। अब इसमें हम आगे चलते कि हम कौन कौन से वर्गीकरण वनों का करते हैं। तो वनों के वर्गीकरण में हम जलवायु के आधार पर पढ़ेंगे। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो जैसे कि हमें पता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मध्य प्रदेश के बीच से क्या निकलती है, कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। तो इसके कारण मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी हो जाती है, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाती है, ठीक है। अब इधर पे हम दूसरा देखेंगे प्रशासन के आधार पे वन। तो प्रशासन के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आरक्षित, आरक्षित मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा संरक्षित रहता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहता है। और दूसरा होता है संरक्षित एरिया, जैसे नेशनल पार्क हो गए, सेंचुरी वगैरह हो गई, ठीक है। और तीसरा होता है आपका अवर्गीकृत। फिर आते हैं प्रजातियों के आधार पर। तो प्रजातियों में क्या होता है, वन के टाइप होते हैं, सागौन, साल, मिश्रित वन, तो इनको भी देखेंगे। और क्षेत्रीय आधार पर देखेंगे, प्रादेशिक आधार पर। तो सतपुड़ा मैकाल के जो वन रहेंगे अलग रहेंगे, विंध्याचल के अलग रहेंगे, पन्ना के अलग रहेंगे, और मुरैना शिवपुरी के अलग रहेंगे। और फिर चैंपियन और सेठ नाम के जो विद्वान हैं उनके अनुसार भी देखेंगे। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र
पतझड़ वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन होते हैं, कटीले वन होते हैं, और उपाद्र पहाड़ी वन होते हैं। अब हम अपने पहले टॉपिक में, जब परीक्षा धाम की हमारी श्रृंखला का पहला टॉपिक था, उसमें हम पढ़े थे मध्य प्रदेश को वनों का राज्य कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का एक नया नाम है वनों का राज्य, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपका वर्षा का जो रहेगा तो वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर रहेगी। ये सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। इस वन के सभी वृक्षों की प्रजातियां पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेती है। मतलब क्या है, बसंत ऋतु जैसे ही शुरू होगी तो इस वृक्ष में क्या हो जाएगा, सारे के सारे वृक्ष क्या करेंगे, अपनी पत्तियां गिरा देंगे, ठीक है। तो पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं यहाँ के पेड़ पौधे, ठीक है, वन। इनमें प्रजातियां क्या क्या हैं आपकी, सागौन होती हैं, शीशम, नीम और पीपल। आपने देखा होगा गर्मियों में जनरली क्या होता है कि सागौन और शीशम तो देखने उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन गाँवों में आपने नील और पीपल के वृक्ष देखे होंगे। तो गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि उनकी हमें सिर्फ शाखाएं दिखती हैं, पत्तियां पूरी गिरा देते हैं। तो ऐसे वनों को क्या बोलते हैं, पतझड़ वन बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्र क्या है इनकी, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और सागर। एक मध्य प्रदेश में देवानंद योजना चलाई गई थी जो कि परीक्षा के जरिए से इम्पोर्टेंट है, और इससे प्रश्न आ भी चुका है आपका PYQ है, ठीक है। तो ये किसको बढ़ावा देने के लिए, तो आयुष को बढ़ावा देने के लिए और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवानंद योजना को शुरुआत करी, ठीक है। देवानंद योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की पूरी वैल्यू चेन का विकास किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र अर्ध पर्णपाती वन। तो अब देखो क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे पर्णपाती बढ़ा था अपन ने, अब यहाँ पे पूरी पत्तियां गिरा रहे थे, यहाँ पे लगभग आधी पत्तियां गिराएंगे तो अर्ध पर्णपाती। तो इसके लिए क्या चाहिए पड़ेगा, हमें पानी ज़्यादा चाहिए पड़ेगा, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, एवोपरेशन होता है, बाष्पन होता है। पेड़ पत्तियां गिराते क्यों हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है। पानी की कमी होती तो पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी का अनावश्यक नुकसान नहीं होता, वो कम पानी में भी जी सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ के पेड़ को ज़्यादा पानी मिलेगा तो पूरी पत्तियां नहीं गिराएगा, कुछ पत्तियां गिरा देगा, आधी पत्तियां। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र अर्ध पर्णपाती वन, ठीक है। इसमें वर्षा कितनी होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर। और इस वन की आधी प्रजाति के वृक्ष बसंत के आगमन पर पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसकी प्रजातियां कौन सी हैं, साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम व हर्रा आदि। क्षेत्र कौन सा है इसका, पूर्वी मध्य प्रदेश, बालाघाट, अनूपपुर और शहडोल। इसके बाद चलते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पे वर्षा कितनी है, 50 से 75 सेंटीमीटर। इसमें कौन से आते हैं, कांटेदार बनाएंगे, ठीक है, जिनमें पत्तियां छोटी छोटी होती हैं या फिर कांटे होते हैं, सीधे पत्तियां होती ही नहीं, ऐसे बनाएंगे। तो कटीले प्रजाति के वृक्ष कौन से हैं, खैर, बबूल, पलास और बेर। इसके क्षेत्र क्या है, मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर। ये वन कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार और छोटी पत्ती वाले होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसको आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कभी भी, अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया होगा या सुन लिया होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं प्रशासन के आधार पे। तो प्रशासन के आधार पर हम वनों को 3 प्रकार के पढ़े थे, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, हमारा सबसे पहले होता है आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित मतलब रिजर्व, सरकार ने अपने लिए रोक के ही रखा है, वहाँ पे पूर्णतः प्रतिबंध होता है कोई भी एक्टिविटी का, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले कौन से वन है। तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो आरक्षित वन है, कितने हैं, 65.4%। और फिर होते हैं संरक्षित वन, कितने हैं, 32.8%। और फिर अवर्गीकृत, जो यहाँ वहाँ पेड़ पौधे हमें खेत के वास्ते दिख जाते हैं ना, वो अवर्गीकृत के अंदर आते हैं, ये होते हैं 1.8%, ठीक है। प्रशासन का नियंत्रण कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम होता है, तो आरक्षित में प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण होता है। संरक्षित में क्या होता है, सामान्य नियंत्रण होता है। और अवर्गीकृत को हम नियंत्रित कर ही नहीं सकते हैं, तो कोई नियंत्रण नहीं होता है। वन का कटाव आरक्षित वनों में पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। संरक्षित में क्या होता है, सामान्य प्रतिबंध होता है, और अवर्गीकृत में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। दंड का प्रावधान कैसा है, तो आरक्षित वनों में अत्यधिक कठोर प्रावधान है, संरक्षित वनों में दंड का सामान्य दंड मिलता है, और अवर्गीकृत में कोई प्रावधान नहीं है। सर्वाधिक वन कौन से हैं, तो सर्वाधिक वन खंडवा वन व्रत है आरक्षित का, ठीक है। और संरक्षित में कौन सा है, छतरपुर वन व्रत। और न्यूनतम वन कौन सा है, आरक्षित में छतरपुर वन व्रत जो है सबसे कम आरक्षित है इधर पे, ठीक है। और खंडवा में क्या है, सबसे कम संरक्षित हैं। तो उल्टा हो गया इधर पे, याद रखना, ठीक है। जहाँ पे आरक्षित ज़्यादा होंगे वहाँ पे संरक्षित कम होंगे, और जहाँ पे संरक्षित ज़्यादा होंगे वहाँ पे आरक्षित कम रहेंगे। तो दोनों के बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो जहाँ आरक्षित ज़्यादा वहाँ संरक्षित कम, और जहाँ संरक्षित ज़्यादा वहाँ आरक्षित कम। तो आपको एक याद रखना है कि आरक्षित कहाँ पे ज़्यादा है, खंडवा में,
और आरक्षित कम कहाँ पे है, तो छतरपुर में। तो इससे आपका पूरा याद हो जाएगा। अब जिले के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पे है, उज्जैन में है, 100% आरक्षित वन है वहाँ पे। जिले के अनुसार सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ पे है, राजगढ़ में है, 100%। इंपोर्टेंट है ये टेबल, ठीक है, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। सतपुड़ा विंध्याचल वन पेटी के जिलों में आरक्षित वनों का अनुपात अधिक है। मध्य भारत पठार एवं बुंदेलखंड में आरक्षित वनों का अनुपात बहुत कम है, ठीक है। जैसे हम सदर्न रीजन में बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे आरक्षित वन बढ़ जाएंगे, क्योंकि नेशनल पार्क जनरली क्या है, सदर्न रीजन में है, सदर्न दक्षिणी इलाके में, ठीक है। और जैसे ही हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें माधव मिलता है और श्योपुर मिलता है, बाकी उतने नेशनल पार्क उधर नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे आरक्षित वनों का अनुपात कम है। जिले के अनुसार न्यूनतम आरक्षित वन कहाँ पे है, राजगढ़ में 0%, क्योंकि यहाँ पे संरक्षित वन 100% है, तो आरक्षित कितने होंगे, 0 होंगे। अब यहाँ पे आरक्षित 100% है तो संरक्षित कितने होंगे, तो उज्जैन में क्या होगा, संरक्षित 0 मिलेंगे आपको। तो जैसे कि अभी हम ऊपर पढ़े थे, इन्वर्स रिलेशन है, जहाँ पे आरक्षित 100% है वहाँ पे संरक्षित 0 हो जाएगा, और जहाँ संरक्षित वन 100% है वहाँ पे आरक्षित वन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रजातियों के आधार पर वन देखते हैं। तो प्रजातियों के आधार पर वन कैसे होते हैं, तो सागौन वन होते हैं, जहाँ पे सागौन के वृक्ष लगे होते हैं, साल के वन होते हैं और मिश्रित वन होते हैं। तो प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण देखें तो सागौन वन जो है मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, तो 18,332 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं, जो कि कितना है वनों का, 19.36%, लगभग 20%, ठीक है। और साल का कितना है, 3,932 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं, जो कि कुल वनों का 4.15% है। इसके बाद आते हैं मिश्रित एवं अन्य वन, जो कि 55,436 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, जिनका परसेंटेज देखा जाए तो 58.49% में ये आता है वनों का। और फिर आता है रिक्त एवं खुला क्षेत्र, जो कि 19,989 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो 18% है। तो ये PYQ आपका ऐसा पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष कुल प्रतिशत कितना है, वनों का कुल प्रतिशत कितना है, तो लगभग 20% है, ठीक है। और इसका भी याद रखना है, लगभग कितना है, लगभग 4.25%, 4%, 4.25%, 4.15%, ठीक है। अब सागौन का वृक्ष देखते हैं तो इसका जो वानस्पतिक नेम है वो क्या है, टेक्टोना ग्रांडिस है। टेक्टोना ग्रांडिस किसका वानस्पतिक नेम है, तो सागौन के वृक्ष का। भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये तो नेशनल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है आपके, कि सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष जो वन पाए जाते हैं भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सागौन के वन का कुल क्षेत्रफल 19.36% भाग पर है। सागौन वन कहाँ मिलते हैं, बालाघाट में, मंडला, नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 का नाम बदलकर 2023 में क्या कर दिया गया, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 कर दिया गया, ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम साल के वनों पे। तो साल के वनों में क्या है, इसका वानस्पतिक नेम क्या है, सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा इसका वानस्पतिक नेम है। प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के 4.15% भाग पर साल वन पाए जाते हैं, और पुराने आंकड़ों में 16.5% था, जो कि हमें याद नहीं रखना है। साल वन कहाँ मिलते हैं, तो मंडला में मिलते हैं, बालाघाट में, उमरिया, सीधी और शहडोल में मिलते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा मिश्रित वन। मिश्रित वनों में क्या क्या आता है, तेंदुआ आता है, महुआ आता है, पलाश, बबूल और खैर। ये वन मुख्यतः कहाँ मिलते हैं, बालाघाट में, नर्मदापुरम में, मंडला में और छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। फिर प्रादेशिक आधार पर हम वनों के प्रकार देखेंगे। प्रादेशिक आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश में 4 प्रकार के वन हैं। कौन सा, सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड पठार, फिर विंध्याचल रेंज आती है, फिर आता है हमारा पन्ना विंध्याचल रेंज, और फिर मुरैना शिवपुरी पठार, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला देखेंगे हम सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड पठार। वनों की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र कौन सा है, तो आपका सतपुड़ा मैकाल वाला है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ है, नर्मदा सोन घाटियों के दक्षिण में और पूर्व में सीधी जिले तक फैला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या मिलता है आपको, सागौन मिलता है, हर्रा, महुआ और बांस आदि मिलते हैं। फिर इसके बाद आता है विंध्याचल। यह बनपेटी नर्मदा सोन घाटियों के उत्तर और मालवा पठार की दक्षिणी सीमा पर फैली है। यह बनपेटी रायसेन, सिलवानी और भांडेर पठार क्षेत्र में काफ़ी अधिक चौड़ी है। इसके पूर्वी छोर पर कैमूर के वन स्थित हैं। उदाहरण क्या है इसके, तेंदुपत्ता, शीशम आदि। फिर इसके बाद चलते हैं तीसरा, पन्ना विंध्याचल श्रेणी में। इस पेटी का विस्तार सागर, दमोह, बिजावर पहाड़ी और पन्ना तक फैला है। बिजावर रेंज किसके लिए फेमस है, हीरे के लिए। उदाहरण क्या है इसके, तेंदुपत्ता, शीशम और पीपल आदि, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं मुरैना शिवपुरी पठार।
इस पठार का विस्तार कहाँ हुआ है? मुरैना, शिवपुरी और चंबल क्षेत्र तक है। अत्यधिक मानवीय व्यवधान के कारण इस पेटी के वन खराब हो गए हैं। यहाँ कटीले वृक्ष सर्वाधिक मिलते हैं। कटीले क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम जैसे बात कर रहे थे कि यहाँ पे जाते जाते वर्षा की कमी हो जाती है। कहाँ जाते हैं? उत्तर पश्चिम में जब जाते हैं ना मध्य प्रदेश में, तो वर्षा कम हो जाते हैं। वर्षा कम होती है तो क्या होगा? इधर पे कटीले वृक्ष मिलेंगे, जैसा कि हम पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बबूल, पलाश, बेर और खैर आदि मिलेंगे। इसके बाद हमारा हैरी जॉर्ज चैंपियन तथा एस के सेट अनुसार वनों का वर्गीकरण। तो इन्होंने वनों को कैसे बांटा है? इन्होंने 4 टाइप के वन बताए हैं। कौन कौन से हैं वो? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, कटीले वन, उपाद्र पहाड़ी वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इनका विस्तार कहाँ है? बैतूल शहडोल रेखा के दक्षिण में स्थित है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, मंडला, शहडोल वन शामिल है। ठीक है, अब इसके उपवर्ग क्या है? अल्प आर्द्र सागौन। यह वन बैतूल से लेकर मंडला, डिंडोरी, बालाघाट तक फैले हैं। आर्द्र मिश्रित वन, यह वन बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा जिले में फैले हैं। आर्द्र प्रायद्वीपीय वन सालवन है। इनका विस्तार बालाघाट, डिंडोरी और मंडला में है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उतना ज़्यादा एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अभी तक ऊपर पढ़े हैं वो इंपॉर्टेंट है, और अभी जो नीचे पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको हम थोड़ा देख सकते हैं कि अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा आइडिया लगा सकें, एकदम ब्लाइंड तुक्का ना मारना पड़े। वैसे अब तो तुक्के वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग शुरू हो गई है। यहाँ के वृक्ष क्या करते हैं? थोड़े समय के लिए पत्तियाँ गिराते हैं। यह अधिपादप, सदाबहार या फिर अर्ध सदाबहार वन होते हैं। यह वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। फिर इसके बाद आता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। बैतूल शहडोल वनपेटी के उत्तर में स्थित है। बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा, उज्जैन, रीवा आदि वनव्रतों में ये शामिल हैं। ठीक है, विशेष क्या है यहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को जैव मृत्तिका वन भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन है। इस वन समूह में मुख्यतः सागौन पाया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं थॉर्न फॉरेस्ट, कटीले वन। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा बहुत कम होती है, फलतः शुष्क पतझड़ वन के स्थान पर कटीली झाड़ियाँ मुख्य हो जाती हैं। चंबल की घाटी में ऐसे वन स्थित हैं। फिर आता है उपाद्र पहाड़ी वन। ठीक है, यह वन सीमित क्षेत्र पर पाए जाते हैं। सतपुड़ा की ऊंची चोटी और पचमढ़ी के आसपास इस प्रकार के वन मिलते हैं। इसके बाद चलते हैं वन विभाग के आधार पर वनों के प्रकार। तो क्या क्या होता है? अति सघन वन होते हैं, मध्यम सघन और खुला वन, डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो सबसे पहले देखेंगे हम अति सघन वन। तो अति सघन वन क्या होते हैं? ऐसे वन जहाँ पेड़ कैनोपी का घनत्व 70% से अधिक हो, उन्हें अति सघन वन कहते हैं। तो अब कैनोपी क्या होता है? देखो क्या होता है, जब वृक्ष की शाखा ऊपर बढ़ती है तो ऊपर वृक्ष की शाखा पत्तियों के साथ मिलकर एक छाते नुमा या फिर छतनुमा आकृति बनाती है, तो उसको हम कैनोपी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो वृक्ष है, ठीक है, इसकी एक शाखा ऊपर बढ़ी और फिर पत्ती, छातानुमा पत्ती की क्या बना ली उसने? आकृति बना ली, तो ये जो है इसको कैनोपी बोलते हैं। ठीक है, तो कैनोपी क्या है? अति सघन वन क्या है? डेंस फॉरेस्ट, ऐसे वन जहाँ पेड़ कैनोपी का घनत्व 70% हो, अति सघन वन कहलाते हैं। इनका कुल क्षेत्रफल कितना है? 7021 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो 2.28%। तो सबसे कम है डेंस फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की उतनी बारिश नहीं होती। सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे आपको? पश्चिमी घाट पे मिलेंगे। इसके बाद चलते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन। ऐसे वन जहाँ पेड़ कैनोपी का घनत्व 40 से 70 हो। तो 70 से ऊपर आपका कौन सा हो जाएगा? डेंस फॉरेस्ट। अब 40 से 70 के बीच में क्या हो जाएगा? मध्यम सघन वन। उन्हें मध्यम सघन वन कहते हैं। इनका एरिया थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा? 33,508 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंटेज के रूप में 10.68% होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ओपन फॉरेस्ट। तो ऐसे वन जहाँ पेड़ कैनोपी का घनत्व 10% से अधिक हो, उन्हें खुला वन कहते हैं। मध्य प्रदेश में 36,543 वर्ग किलोमीटर यह वन देखने मिलते हैं, जो कि प्रतिशत के रूप में 11.85% है। 10% से कम कैनोपी वाले घनत्व वाले पेड़ पौधों को झाड़ियों के अंतर्गत रखा जाता है। 10% से अगर कम है कैनोपी है तो उनके क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। तो इन्होंने टेबल में बता दिया कि मध्य प्रदेश में कौन से फॉरेस्ट कितने हैं। तो इसके एरिया कितना है? 7,021 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और परसेंटेज के रूप में 2.28। मध्यम का कितना है? 33,508 स्क्वायर किलोमीटर, प्रतिशत के रूप में 10.87।
खुले वन कितना है 36,543 स्क्वायर किलोमीटर और प्रतिशत के रूप में 11.85। कुल वन कितने हो गए इस हिसाब से 77,073 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 25% हो गया आपका, ठीक है। झाड़ियाँ कितनी है 3,124 किलोमीटर, जो कि 1.01% के रूप में है। इसके बाद चलेंगे वनों से संबंधित तथ्य। तो कौन कौन से तथ्य हैं जो वनों से संबंधित हैं? तो प्रमुख वन उत्पाद देखेंगे, वनों से संबंधित संस्थान देखेंगे, वन संबंधी कोई योजना है तो उसको देखेंगे, यूनिट्स देखेंगे कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो वन से संबंधित हैं, और मध्य प्रदेश वन रिपोर्ट 2023-24 को देखेंगे, और जो एग्जाम के नज़रिए से जो भी फैक्ट रहेंगे उनको देखेंगे, ठीक है। तो प्रमुख वन उत्पादों में देखेंगे मुख्य वन संपदा कौन सी है, सागौन, साल और बांस, और गौण कौन सी है, तेंदुपत्ता, लाख, खैर, हर्रा, महुआ। तो इन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से वन मिलते हैं, तो सागौन के मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं, सागौन के हैं। सागौन वृक्ष 19.36%, लगभग 20% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। बोरी घाटी कहाँ पे है आपकी, हरदा नर्मदापुरम में है, जो कि जहाँ सर्वाधिक सघनता पाई जाती है किसकी, सागौन के वृक्षों की, ठीक है। इसके बाद आता है साल के वृक्ष। साल के वृक्ष मध्य प्रदेश के वृक्षों के कितने वन के कितने एरिया में पाए जाते हैं, तो 4.15%। मध्य प्रदेश में दूसरे सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष हैं ये। इनका जो एरिया है वो कौन सा है, पूर्वी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो सागौन मिलता है वो कहाँ मिलता है, बोरी घाटी, सतपुड़ा रेंज में मिलता है, ठीक है। और इधर कौन सा मिलता है, ये बागेलखंड वाले रीजन में, पूर्वी मध्य प्रदेश में साल के वृक्ष ज़्यादा मिलते हैं। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, साल सीड्स का नेशनलाइजेशन हुआ था 1975 में मध्य प्रदेश में, ठीक है। साल सीड्स का नेशनलाइजेशन हुआ था 1975 में मध्य प्रदेश में। इसके बाद चलेंगे हम बांस पे, इसको बाम्बू भी बोलते हैं, ठीक है। इंदौर जिले के नौलखा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस बालाघाट जिले में मिलता है। तो बांस बालाघाट, बांस बांस, ठीक है। सर्वाधिक बांस कहाँ पे मिलता है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। बांस की प्रजाति क्या क्या है, बालकोवा, सतना और उमरिया मिलती है। तो बालकोवा जो बांस की प्रजाति है वो कहाँ मिलती है, सतना व उमरिया में मिलती है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे, सतना में है, सोनहरा ग्राम में स्थापित है। तो सोनहरा ग्राम कहाँ पे है, सतना में है, जहाँ पे क्या है, बांस ट्रीटमेंट प्लांट स्टेब्लिश है, ठीक है, स्थापित है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन कब किया गया था, 3 जुलाई 2013 को। इम्पोर्टेंट ये तीनों फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सर्वाधिक बांस कहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बालाघाट। ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है परीक्षा के नज़रिए से हम आपको बता देते हैं, बाकी जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस शिल्प बोर्ड का गठन किया गया। बांस का नेशनलाइजेशन कब होता है, 1973 में होता है, ठीक है। नेशनलाइज्ड इन 1973 मध्य प्रदेश। इसके बाद चलते हैं हम तेंदुखेड़ा पे। इसके बाद चलते हैं तेंदुपत्ता पे। तो भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। सागर, जबलपुर, उमरिया में सर्वाधिक पत्ते पाए जाते हैं, ठीक है। तेंदुपत्ता का वानस्पतिक नाम क्या है, डायोस्पायरोस मेलानोक्सिलॉन, ठीक है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का वार्षिक उत्पादन 25 लाख मानक बोरा होता है, जो देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का 25% है। मध्य प्रदेश के तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में 50 पत्तों के, इतना टेक्निकल नहीं जाना है, ठीक है। ये याद रखना है कि एक मानक बोरे का जो पेमेंट करती सरकार वो कितना करती है, 4,000 रुपये। अब तेंदुपत्ते का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता व्यापार विनियमन एक्ट आया था 1964 में। तो नेशनलाइजेशन भी कब होता है, 1964 में। और तेंदुपत्ता से संबंधित व्यापार विनियमन एक्ट आता है, ट्रेड रेगुलेशन एक्ट 1964, ठीक है। इसके बाद चलते हैं लाख पे। तो लाख में क्या होता है, लाख कीट सर्वाधिक बेर, पलाश, कुसुम के वृक्षों पर पाया जाता है। लाख कीट का नाम क्या है, लेसीफर लक का नाम है। उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना है। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। अब इसके याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में की गई है, जो कि 1963 में स्टेब्लिश हुआ था। और मध्य प्रदेश के बाओबाबा खुरासानी इमली के पेड़ को संरक्षित पेड़ घोषित किया गया है। यह इमली सर्वाधिक मांडू क्षेत्र में पाई जाती है। तो एग्जाम में कभी कभार क्या होता है कि यूपीएससी तो ऐसे प्रश्न पूछता है कि रिसेंटली न्यूज़ बाओबाबा क्या है, तो 3-4 चीज़ें दे देगा तो हमें बताना पड़ेगा। तो
क्या पता मध्य प्रदेश आयोग भी ऐसा प्रयास करे कभी कि वो पूछ ले बाव वावा या फिर खुरासानी क्या है, जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में रही। तो हमें याद रखना कि बाव वावा क्या है, इमली है जिसको संरक्षित पेड़ घोषित किया गया है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है, तो मांडू क्षेत्र में मिलती है। ठीक है। खैर वृक्ष, खैर की लकड़ी का उपयोग कत्था बनाने में किया जाता है। शिवपुरी व मुरैना बानमोर में कत्था बनाने का कारखाना है। इसके बाद चलते हर्रा, छिंदवाड़ा मंडला क्षेत्र में पाया जाता है। इसका नेशनलाइजेशन कब होता है, 1969 में होता है। ठीक है। त्रिफला होती एक जड़ी बूटी होती, तीन जड़ी बूटी होती जो कि 3 फलों से मिलकर बनती है। कौन कौन से, आंवला, बहेड़ा और हर्रा से, जिसका उपयोग आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता है। हर्रे का उपयोग किस में किया जाता है, चमड़ा शोधन में हर्रे का उपयोग किया जाता है। हर्रा का वानस्पतिक नाम क्या है, टर्मिनालिया चैबुला, हर्रे का वानस्पतिक नेम है। तो वानस्पतिक नेम जो शुरुआत में हम प्रतीक चिन्हों में पढ़ चुके थे उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी हर चीज़ के इतने याद नहीं रखना क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बहुत। ठीक है। नहीं तो जो इजी जो आते रहते हैं उनको भी गलत कर सकते हैं हम इसके चक्कर में, तो ज़्यादा याद नहीं रखना है इनको। इसके बाद चलते हैं महुआ। इसका वानस्पतिक नाम है मधुका लोगिफालिया। मध्य प्रदेश में बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, नर्मदापुरम जिलों में मिलता है। इसका उपयोग क्या किस लिए किया जाता है, कच्ची शराब जिसको क्या बोलते हैं, गपई बोलते हैं, औषधि बनाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, गपई क्या है पूछा जा सकता है। गपई क्या है, तो महुआ से बनी कच्ची शराब को गपई कहते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा दिया है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। गपई क्या है इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सरकार ने अभी हेरिटेज शराब का दर्जा दिया है महुए से बनी शराब को। मध्य प्रदेश सरकार ने 19 अप्रैल 2023 को राजपत्र मध्य प्रदेश हेरिटेज मदरा अधिनियम 2023 जारी किया है, जिसके तहत इसको हेरिटेज शराब का दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं गोंद पे। तो गोंद को कब नेशनलाइज किया गया था, 1969 में किया गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है। बबूल, अचार, कुसुम, धावड़ा, सैनियाल आदि से प्राप्त की जाती है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी इसके लिए प्रसिद्ध जिले हैं। सामान्यतः मध्य प्रदेश में 2 प्रकार की गोंद पाई जाती है। एक होती है अरेबिक गोंद जो कि खाने योग्य होती है, मिठाई में उपयोग होता है। दूसरी होती है कुल्लू गोंद, बेकरी उद्योग में केक और पेस्ट्री बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है भिलाला, भिलमा। भिलाला का उपयोग स्याही इंक बनाने में किया जाता है। भिलाला से स्याही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में। एक भिलाला जनजाति की वो उपप्रजाति भी होती है, ठीक है, उपजाति होती है। भील भिलाला आपने सुन रखा होगा पहले। इसके बाद रेशम, मध्य प्रदेश में मलबेरी कहाँ मिलती है, मंडला में। टसर कहाँ मिलती है, बैतूल में। और इरी मिलती है सिवनी में। ठीक है। तो पाई जाने वाली रेशम की प्रजातियां हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी 3 प्रजाति पाई जाती हैं रेशम की, तो मलबेरी, मंडला, टसर, बैतूल और इरी सिवनी में। ठीक है। सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन पचमढ़ी में किया गया, जिसमें टसर, इरी, मलबेरी और कोरल प्रकार के शहतूत का प्रचार किया गया था। अंकुर योजना किससे संबंधित है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई अंकुर योजना। तो अंकुर योजना को अगर हम थोड़ा सा नाम से याद रखें कि अंकुरित करना है किसको, बीज को, ताकि क्या बन सके, पेड़ बन सके, ताकि जंगल हो सके, वृक्षारोपण हो सके। तो अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए है। ठीक है। मध्य प्रदेश में वन उत्पाद से संबंधित राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन, तो तेंदुपत्ता का कब होता है, 1964 में। गोंद हर्रा का 1969 में। बांस का होता है 1973 में। सलाई का 1973 और साल बीज का होता है 1975। फिर इसके बाद चलते हैं हम वन से संबंधित जो भी संस्थान है उनको देखते हैं। तो राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, जबलपुर में है। कब आया था, 27 जून 1963 को। वन विकास निगम भोपाल में है, 24 जुलाई 1975 को। पहला वन महाविद्यालय कहाँ पे है, बालाघाट में है, 1979 को। इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला महाविद्यालय है। ठीक है। दूसरा वन महाविद्यालय कहाँ पे, बैतूल में है, 1980 को। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पे है, भोपाल में, 1982 को। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ 1984 को आया था। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पे है, जबलपुर में है, 1988 को आया था। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल, 12 जुलाई 2005 को। पहला कार्बन फ्लैक्स टावर कहाँ पे है, तावड़ी, बैतूल में, 2012 में आया था। दूसरा कार्बन फ्लैक्स टावर कहाँ पे है, काना, मंडला में, ठीक है, 2017 में आया था। वन भवन कहाँ पे है, भोपाल में है, 2023 में आया था। ये रिसेंटली बना है तो पेपर में आ सकता है। जड़ी बूटी बैंक कहाँ पे, पचमढ़ी में है। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे, ताला उमरिया में है। एक गलती कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 जैव विविधता हेरिटेज साइट है तो उनमें हम गलत कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, 5 जैव विविधता हेरिटेज साइट हैं और
उसमें से उमरिया नहीं है, तो हम गलत कर सकते हैं, इसलिए याद रखना है कि जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? ताला उमरिया में। संजीवनी संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में। अब जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई थी ना, वो स्वीडिश कंपनी अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी की वित्तीय सहायता से हुई थी। किसकी स्थापना? जो है भारतीय, इसकी जो स्थापना हुई थी इसकी हेल्प से हुई थी, स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश में वनव्रत। तो कितने वनव्रत हैं मध्य प्रदेश में? 16। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनव्रत कौन सा है? तो खंडवा। और सबसे छोटा कौन सा है? नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला वनव्रत कौन सा है? नर्मदापुरम है। और मध्य प्रदेश का न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाला वनव्रत है छतरपुर। मध्य प्रदेश में वन से संबंधित इकाइयाँ, वनव्रत कितने हैं? 16। वनमंडल 63, वन उपमंडल 135, वन परिक्षेत्र 473, उपवन परिक्षेत्र 1871 और 8286 हैं आपके वन परिसर। इसके बाद मध्य प्रदेश में वन विभाग की गतिविधियां सन 1860 में प्रारंभ होना माना जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1861-62 में पचमढ़ी में सबसे पहले वन विभाग भवन बायसन लॉज की स्थापना की गई। कर्नल GF पियर्सन को मध्य प्रदेश में वन विभाग का संस्थापक माना जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1873 में डॉक्टर डीट्रिच वॉन्ड्रेस को भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया था। नर्मदापुरम जिले का बोरी जंगल पहले भभूत सिंह कोरकू का था, जिस पर बाद में अंग्रेजी सरकार ने कब्जा कर लिया और उसे रिजर्व घोषित कर दिया। जंगल सत्याग्रह और जंगल सत्य बुक के लेखक कौन हैं? घनश्याम सक्सेना। ओरछा से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व लाला राम वाजपेयी ने किया था। विंध्य क्षेत्र शहडोल घुनघुटी से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित शंभुनाथ शुक्ल ने किया, जिसे बैगा जनजाति के लोगों ने साथ दिया था। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चंदन का जंगल कहाँ पे? सीहोर के इछावर में है। पहली वन नीति आई थी 1952 को और नई वन नीति आई थी 2005 को। इसके बाद वन रिपोर्ट 2023 की देखते हैं। तो क्या कहती है 2023 की वन रिपोर्ट? तो सबसे पहले तो बेसिक्स थोड़ा सा, 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से, मतलब 2 वर्ष में एक बार इशू किया जाता है। तो कौन इशू करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा पब्लिश किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में पब्लिश होती है। ठीक है, यह कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं है, जो कि 2023 में जारी की गई। ठीक है, वन रिपोर्ट 2023-24 मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अति सघन वन हम पहले पढ़ चुके हैं, कितने थे? 7021 स्क्वायर किलोमीटर, 2.28%। मध्यम सघन वन कितने थे? 33,508 स्क्वायर किलोमीटर, 10.87%। खुले वन कितने थे? 36,543 स्क्वायर किलोमीटर, परसेंटेज के मामले में 11.85%। कुल कितने हो गए? 77,073 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 25% हो गए टोटल। और झाड़ियाँ कितनी हैं? 3,124 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 1.01% है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कहाँ पे मिलते हैं? तो सर्वाधिक वन मतलब देखो, अब क्या है, थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन ट्रिक से अगर याद करना तो फालतू की ट्रिक है, आपको अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, अदरवाइज अब अपने तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे बाल क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं, ऐसे वन सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? बालाघाट में। तो बालाघाट में एरिया वाइज सबसे ज़्यादा वन है, कितना? 4,921 स्क्वायर किलोमीटर। तो बाल से याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या होता है कि सजने संवरने की जो चीज़ें बनती हैं, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें वनों से बनती हैं। तो जब सजने संवरने की चीज़ें ज़्यादा बनेंगी तो वन कम होंगे, तो उसके ऐसे याद रख सकते हैं कि शाहजहाँपुर में सबसे कम वन है। ठीक है, एरिया के मुकाबले में सबसे कम वन है शाहजहाँपुर में, 29 स्क्वायर किलोमीटर। तो बालाघाट में बाल सबसे ज़्यादा, तो वन सबसे ज़्यादा। ठीक है, और सजने संवरने की चीज़ें बनेंगी तो वन क्या हो जाएंगे? हमारे कम हो जाएंगे। तो एरिया वाइज जो वन कम मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे? शाहजहाँपुर में। अब इसके बाद क्या हो गया कि वृक्षारोपण करते रहे शुरू से, तो उम्र निकल गई वृक्षारोपण करते करते। तो क्या हो गया? वनों में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज देखने मिलेगा, उमरिया में मिलेगा। ठीक है, 55%। और सबसे कम कहाँ मिलेगा? सबसे कम मिलेगा आपको उज्जैन में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 2023-24 के सीजन में सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो रायसेन, देवास और सीहोर हैं आपके। एक पजल का सॉल्यूशन है जो हम पिछले चैप्टर में करके आए हैं, तो उसको मिला लीजिएगा। फिर एक वन प्रहरी पुरस्कार दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है वन प्रहरी पुरस्कार? अगर प्रहरी मतलब क्या होता है? रक्षक होता है, तो अग्निरोधक कार्य करते हैं। अगर वनों में अग्नि लगने से बचाने के लिए होता है। ठीक है, और फिर एक बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, ये वृक्षारोपण को प्रोत्साहन में दिया जाता है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब जो ये
4-5 चीज़ें पढ़ेंगे हम, 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के नज़रिए से, और इनमें से PYQ है और चरण पादी का PYQ है, तो इनमें से कुछ प्रश्न जो हैं पूछे जा चुके हैं। तो पंचवन योजना क्या है, 1976-77 में आई थी। प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था इसमें। सामाजिक वन की योजना क्या है, 1976 में आई थी। निजी वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करना। तो एक तो क्या पूछा जा सकता है कि यह योजना जो है कब आई थी, तो उसका प्रकाशन वर्ष याद रखना है, ठीक है, और उद्देश्य क्या है तो इसको भी याद रखना है। तो ये बहुत ही कंसाइज वे में लिखा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे के याद ही रखना है इसको, ठीक है। चरण पादुका योजना कब आई थी, तो चरण पादुका योजना 19 अप्रैल 2018 को आई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो देखो चरण पादुका से याद हो जाएगा इसको, तेंदुपत्ता जो संग्राहक है ना उनको निःशुल्क जूते चप्पल प्रदान करना। लोकवान की योजना कब आई थी, 1995 में आई थी। निजी स्वामित्व वाली पड़ती होता है इधर पे पड़ती, निजी स्वामित्व वाली जो खाली जमीन पड़ी ना वहाँ पे वन प्रबंधन करना। दीनदयाल वनांचल सेवा 20 अक्टूबर 2016 को आई थी। सुदूर वनांचलों में वन अधिकारियों के सहयोग से वनवासियों का कल्याण करना। ग्रीन इंडिया मिशन 12 जुलाई 2016 को आया था, वनों के संवर्धन हेतु है ये। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण कब आया था, 19 अप्रैल 2010 को आया था। बिगड़े वनों का सुधार एवं रिक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको हमारी श्रृंखला पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।